नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। कहीं सियासत, कहीं हंगामा, कहीं बवाल। यहां हर खबर से उठते हैं सुलगते सवाल। आर्टिकल 370 हटने के बाद अमेरिका समेत 16 देशों का एक प्रतिनिधिमंडल हालात का जायजा लेने कश्मीर पहुंचा। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी रहे एजाज लकड़वाला को मुंबई पुलिस ने पटना से गिरफ्तार किया। नागरिकता कानून और विश्वविद्यालय में हो रही हिंसा के मुद्दे पर बुलाई गई विपक्षी नेताओं की बैठक से ममता बनर्जी ने किनारा किया। और हिमाचल प्रदेश के कई जिले में हुई रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। वेलकम बैक। कश्मीर के दौरे पर आए 15 देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान वहां के रहने वाले लोग हालात बेहतर बता रहे हैं। वहां के लोगों ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में हिंसा बढ़ने की झूठी खबरें फैला रहा है। साथ ही उन लोगों ने पिछले साल 5 अगस्त को आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद हालात को अच्छी तरह से संभालने के लिए केंद्र सरकार की तारीफ भी की। वहां के लोग मानते हैं कि कुछ परेशानियां हैं, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये जरूरी भी है। कश्मीर के रहने वाले लोगों ने जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार बताया। 15 देशों से आए प्रतिनिधि मंडल के सामने वहां के लोगों ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान को उनका जमीन का 1 इंच भी नहीं दिया जाएगा। एम्बेसडर्स का जो दिल्ली में है वो 2 दिन की यात्रा पर जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी विज़िट कर रहे हैं। आज उनका प्रोग्राम शुरू हुआ, कल दूसरा दिन प्रोग्राम का होगा। ये जो यात्रा है, उनकी जो विज़िट है जम्मू एंड कश्मीर में, ये भारत सरकार के द्वारा फैसिलिटेट किया गया है। और जो 15 देश के जो एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स इसके पार्ट हैं, उनके नाम हैं यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ कोरिया, वियतनाम, बांग्लादेश, फिजी, मालदीव्स, नॉर्वे, फिलीपींस, मोरक्को, अर्जेंटीना, पेरू, निजर, नाइजीरिया, गयाना एंड टोगो। मैं आज का जो प्रोग्राम रहा उनका, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। आज सवेरे एक क्रेडिट जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि जब उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया जिससे लग रहा था कि यहाँ खून खराबा होगा, उन्होंने इस तरीके से ये मैनेज किया कि यहाँ गोलियाँ नहीं चाहिए, यहाँ खून खराबा नहीं है। जहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये क्रेडिट जा रहा है, वहाँ यहाँ के लोगों को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने वायलेंस ऑप्ट नहीं किया। इंटरनेट है, सारा तिजारत ठप हो चुका है, ट्रेड्समैन परेशान हैं, सारा तहस नहस हो चुका है। इसको रेस्टोर करने की ज़रूरत है। चलो, वेलकम बैक। दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआईएस के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि तीनों आतंकी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने में जुटे थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद तिवारी जुड़े हुए हैं। आनंद, क्या गणतंत्र दिवस समारोह इनके निशाने पर था? जी देखिए प्रीति, एक बड़ी खबर स्पेशल सेल के हवाले से आई है। हिंदू नेता की हत्या का आरोप है और ये जो तीनों आतंकी संदिग्ध पकड़े गए इसमें कन्याकुमारी और तमिलनाडु के कुरलोर इलाके के रहने वाले हैं। इनके कुछ और साथी हैं जिनके लिए लगातार स्पेशल सेल की टीम रेड कर रही है। लेकिन ये बड़ी खबर ये है कि ये एक हिंदू नेता की हत्या कर चुके हैं केरल तमिलनाडु के बीच में, और उस मामले में दिल्ली में आके किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे। उससे पहले स्पेशल सेल ने इन तीनों को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। और अभी दिल्ली पुलिस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। डीसीपी स्पेशल सेल है, वो पूरे मामले को विस्तार से बता रहे हैं कि किस तरह की इनकी साजिश थी, किस तरह से पूरा मॉड्यूल था, क्योंकि आईएसआईएस बेस ये पूरा मॉड्यूल है और उससे प्रभावित थे जो तीनों संदिग्ध आतंकी पकड़े गए हैं। लेकिन बड़ी इसमें जानकारी है कि एक हिंदू नेता की हत्या का उनके ऊपर आरोप है, तो जाहिर तौर पर इनके जो मंसूबे थे वो बहुत ज्यादा खतरनाक थे। और दिल्ली में भी क्या ये किसी राजनीतिक लोगों की हत्या करने के लिए दिल्ली में रुके हुए थे या कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए, इन तमाम चीजों को लेकर स्पेशल सेल जो है वो लगातार ऑपरेशन जो है उसका जारी है और लगातार जो तीनों संदिग्ध हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। आनंद, शुक्रिया जानकारी के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र में एक और मंत्री के नाराज होने की खबरें आ रही हैं। इस बार नाराजगी जाहिर की है बाला साहब थोराट ने। मन मुताबिक मंत्रालय नहीं मिलने से नाराज चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि कोल्हापुर का गार्डियन मंत्री बनाए जाने से उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस से ही एक और मंत्री विजय वडेट्टीवार भी अपनी नाराजगी को जाहिर कर चुके हैं मन मुताबिक मंत्रालय नहीं मिलने पर। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अभिषेक, ये तिकड़ी सरकार में मंत्रियों की नाराजगी का दौर खत्म होगा कि नहीं?
बिल्कुल जिस तरीके से कांग्रेस के दूसरे मंत्री नाराज हुए गायत्री, कहीं न कहीं अब लग रहा है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि बाला साहब थोराट को गार्डियन मिनिस्टर चाहिए था अहमदनगर का, जो उनका गृह जनपद है, जहां से वो चुनकर आए हैं, जबकि उन्हें बना दिया गया कोल्हापुर का गार्डियन मिनिस्टर। और कोल्हापुर के से जीत कर आए हसन मुशर्रफ को अहमदनगर का गार्डियन मिनिस्टर बना दिया गया। और साथ ये इस पूरे सिनेरियो में कहीं न कहीं एनसीपी बेहद मजबूत भूमिका में है, और जिसको लेकर के पहले विजय वडेट्टीवार नाराज हुए थे और अब बाला साहब थोराट नाराज हुए हैं और उन्होंने गार्डियन मिनिस्टर का पद लेने से मना कर दिया है। तो कहीं न कहीं इन सब मामले में ये लग रहा है कि सरकार में अभी भी बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है और बहुत ऐसी चीजें हैं जो पर्दे के पीछे लगातार चल रही हैं। और इधर दिसंबर में पड़ी कड़ाके की सर्दी ने नए साल में थोड़ी राहत जरूर दी थी, लेकिन लगभग एक हफ्ते बाद सर्दी ने फिर वापसी की है। दिल्ली में हुई हल्की बारिश से तापमान काफी गिर गया है, जबकि पहाड़ों पर फिर जोरदार बर्फबारी शुरू हुई है, जिससे मैदानी इलाकों में एक बार फिर पारा गिरना शुरू हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। शिमला में तो सरकार ने शाम 5 बजे के बाद घर से न निकलने की हिदायत दी है। एक बार फिर ठंड का टॉर्चर लौट आया है। ठंड और बारिश के डबल अटैक से कांपा मैदानी इलाका। पहाड़ों ने फिर पहना बर्फीला चोला। और फिर सिकुड़ गया आधा हिंदुस्तान। ठंड रिटर्न्स। लगभग एक हफ्ते से लोगों को ठंड के प्रकोप से राहत क्या मिली, ऐसा लगा कि सर्दी नाम का ये विलन इस साल वापस नहीं लौटेगा। लेकिन पिछले 24 घंटों में मैदानी और पहाड़ी इलाकों में जिस तरह मौसम ने करवट ली है, उससे लोगों की मुश्किलें फिर से बढ़ गई हैं। कड़कड़ाती ठंड, गलन, बारिश और शीतलहर के साथ बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर का राजौरी जैसे बर्फ की मोटी चादर में दबा हुआ है। सैलानी भले ही बर्फ का लुत्फ उठा रहे हों, लेकिन यहां रहने वालों की जिंदगी पर बर्फबारी ने जैसे ब्रेक लगा दिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भी भारी बर्फबारी से लोग बेहाल हैं। जगह जगह अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी का असर वैष्णो देवी में भी दिखा। 2 दिनों से वैष्णो देवी में बर्फबारी से पहाड़ों और पेड़ों पर बर्फ की मोटी परत जम गई। चढ़ाई के दौरान श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि यहां भी बर्फ का लुत्फ उठाते सैलानी नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कई इलाकों में 7 इंच से 1.5 फीट तक बर्फबारी हुई है। ये बर्फ सेब कारोबारियों के लिए अच्छी खबर लेकर आई है। सेब के पेड़ों के लिए बर्फ से आई नमी फायदेमंद है। ये तो एक किस्म का फर्टिलाइजर है इसके लिए, बागवानों के लिए। तो ये इसमें जो बीमारियां होती हैं पेड़ों में वो भी दूर हो जाती हैं, और साथ में जो ज़मीन में नमी रहती है इसका फ़ायदा जो है आगे तक जो है जून जुलाई तक, मई जून तक जो इसका फ़ायदा होता है, और इसमें फसल जो है बम्पर होती है। हिमाचल के मनाली में भी मकान की छतों और पेड़ जैसे बर्फ की सफेद चादर ओढ़कर बैठे दिख रहे हैं। सड़कों पर बर्फ का कर्फ्यू लगा हुआ है। जगह जगह रास्ते बंद दिख रहे हैं। ठंड बढ़ने से लोग घरों में कैद हो गए हैं। राजधानी शिमला में तापमान गिरकर 6 डिग्री पर बना हुआ है। लगातार बर्फबारी और बारिश ने सैलानियों को भी घरों में कैद कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक तापमान और गिरेगा। इधर हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुई भारी बर्फबारी का असर वहां रेल सेवाओं पर भी पड़ा है। सुबह हुई भारी बर्फबारी के बाद वहां की रेल पटरियों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है, जिसकी वजह से यात्रियों की मुश्किल बढ़ गई है। हालांकि बर्फबारी रुकने के बाद ट्रेनों को दोबारा शुरू किया गया। इस दौरान बर्फ से ढकी एक विस्टा डोम ट्रेन रेल की पटरियों पर जमी बर्फ के बीच से गुजरती दिखी। तो बर्फ से ढकी रेल पटरियां और कैसे ये यहाँ से ट्रेन गुजरती हुई नजर आ रही है, एक अद्भुत नज़ारा। लेकिन यहाँ समझिए कि बहुत मुश्किलें हैं, क्योंकि ये जान को जोखिम में डालने जैसा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे भी स्थितियां पैदा हो गई हैं कि रास्ते पूरी तरह से ब्लॉक हैं और जो रास्ते बने हुए हैं उनके आसपास खाई खाई है।
इधर हिमाचल के शिमला में बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। बर्फबारी से पूरा शिमला बर्फ की सफेद चादर से लिपटा दिखाई दिया। मकानों और पेड़ों पर बर्फ जमी है। शिमला में कई इलाकों में सड़कों पर 2 से 3 फीट बर्फ जमने से गाड़ियों का आना जाना रुक गया है। कई जगह तो लोगों को पैदल चलने में भी दिक्कत हो रही है। मशीनों की मदद से सड़कों पर जमी बर्फ हटाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की वजह से करीब 800 सड़कें बंद हैं, जबकि 5 नेशनल हाईवे भी बंद हैं। तो इतनी जबरदस्त बर्फबारी से इतना असर हो रहा है, आप समझ सकते हैं कि कितने तो रास्ते बंद कर दिए गए हैं। करीब 800 सड़कें बंद हैं जो अंदाज लगाया जा रहा है, जबकि 5 नेशनल हाईवे। तो सोचिए कि शिमला को जाने वाला और शिमला से दूसरी जगह आने वाले जो रास्ते हैं, खासतौर से जो पंजाब की तरफ जुड़ते हैं और आगे पंजाब से दूसरी तरफ ले जाते हैं, वो रास्ते पूरी तरह से ब्लॉक हैं। ऐसे में समझिए लोगों की दिक्कतें कितनी ज़्यादा मुश्किल भरी होंगी और ये रास्ते कब खुलेंगे इसका अंदाज नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि अभी नए साल पर थोड़ी राहत ज़रूर मिली थी बर्फबारी से, लेकिन अचानक ही हफ्ता भी पार नहीं हुआ था कि ज़बरदस्त बर्फबारी अब इन इलाकों में हो रही है। हिमाचल प्रदेश में इस बार रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई है। शिमला में भारी बर्फबारी होने से कई जगह रास्ते बंद हो गए हैं। बर्फबारी के बीच हिमाचल के शिक्षा मंत्री भी फंस गए। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज बर्फबारी के बीच सचिवालय पहुंचे। चंडीगढ़ से 50 किलोमीटर दूर हिमाचल प्रदेश में सोलन के कुमारहट्टी और बडोग इलाके में पूरी तरह से बर्फ की चादर ढकी हुई है। बर्फबारी के बाद सोलन शहर के अधिकतर हिस्सों में बिजली गुल हो गई है। सोलन के नजदीक हिल स्टेशन कसौली और चायल में भी जबरदस्त बर्फबारी हुई है। बताया जा रहा है कि 23 साल बाद सोलन में इतनी बर्फबारी हुई है। इससे पहले 1997 में सोलन में इतनी बर्फबारी हुई थी। तो तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में अमूमन लोग नए साल के स्वागत के लिए जाते हैं, तब तो ऐसा माहौल नहीं था, लेकिन एक हफ्ता भी नहीं पार हुआ था नए साल का कि देखिए किस तरह से ज़बरदस्त बर्फबारी हो रही है हिमाचल प्रदेश का सोलन। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा बर्फबारी हो गई है कि अब क्रेन मंगानी पड़ रही है रास्तों को साफ करने के लिए। घर हो या फिर सड़कें, सब कुछ इस बर्फ के आगोश में नजर आ रहा है। सोलन के बड़ोग और कुमारहट्टी इलाके में वैसे तो हर साल बर्फबारी होती है, लेकिन 23 साल बाद ऐसा हुआ है कि इतनी भारी बर्फबारी यहाँ पर देखी गई है और बर्फ़ की चादर पूरे इलाके में पसरी हुई है। जहाँ भी आप देखेंगे गाड़ियों के ऊपर, पेड़ों के ऊपर, सड़क पर बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रही है। और इसी वजह से जो आम लोग हैं उनके लिए दिक्कत हो गई है। उनको बर्फ़बारी की आदत है, लेकिन इतनी भारी बर्फबारी उन्होंने कभी नहीं देखी। यहाँ पर बर्फ़ गिरती है, कुछ देर में ही साफ़ हो जाती है, लेकिन फ़िलहाल आप देखिए जो बिजली के यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगे हैं, तारे हैं, उनके ऊपर भी बर्फ़ पसरी हुई है और इसी वजह से लाइट नहीं है और लाइट ना होने की वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है। हमारे साथ ये बायोटेक कंपनी के इंचार्ज हैं। पीछे ये बायोटेक कंपनी है जिनका पूरा स्टाफ यहाँ पर बाहर खड़ा है। आप ये बताइए कि कितनी परेशानी हो रही है, लाइट कब से नहीं है? लाइट कल सुबह से नहीं है। नमस्कार, मैं संजीव बोल रहा हूँ रॉस रॉबिन से। कल सुबह से लाइट नहीं है ड्यू टू स्नोफॉल की वजह से। तो लाइट की संभावना अभी भी कम लग रही है, क्योंकि पेड़ों पे भी जो बर्फ़ है वो टिकी हुई है। तो अबाउट अभी 10 बजे के करीब हम बिजली विभाग से संपर्क करेंगे। उसके बाद हमारे कर्मचारियों को उस हिसाब से छुट्टी का घोषणा या जो भी होता है, हमारे जो सीनियर स्टाफ के सोलन का जो इलाका है बड़ोग कुमारहट्टी, यहाँ पर हल्की फुल्की बर्फबारी हर साल हो जाती है दिसंबर के लास्ट में, जनवरी में, लेकिन इतनी बर्फ़ की इस तरह से पूरा शहर ही ढक जाए, आपका पूरा कस्बा ढक जाए, ऐसा पहली बार हुआ है? ऐसा पहली बार हुआ है। और हमारा जो सोलन, जो डिस्ट्रिक्ट सोलन प्रॉपर है, वहाँ भी 92 के बाद जो है इतनी बर्फ गिरी है फर्स्ट टाइम 92 के बाद। हिमाचल प्रदेश के मनाली में हुई बर्फबारी के बाद वहां पर्यटकों की भारी भीड़ जुट गई। मनाली का हिडिंबा मंदिर पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर में ढका नजर आया, जिसके बाद वहां पहुंचे पर्यटक बर्फबारी का मजा लेते नजर आए। कुछ लोग वहां बर्फ में खेलते दिखे, जबकि कुछ लोग बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे पर फेंकते नजर आए। इस बर्फबारी का सभी ने जमकर लुत्फ उठाया। बच्चे हो या फिर बड़े, सब एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंकते नजर आए। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आई। मंदिर के आसपास भी बर्फ की कई मोटी परतें जमी हुई हैं। तो ये वहां का काफ़ी प्रसिद्ध हिडिंबा टेम्पल है और यहाँ पर देखिए जो छत है इस मंदिर की, वहाँ पर भी बर्फ़ की लेयर जमी हुई है और वहीं उसके आसपास का जो पूरा हिस्सा है वहाँ पर आइस स्केटिंग लोग करते हुए एक दूसरे पर बर्फ़ के गोले फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा रास्ता जो है किस तरह से बर्फ़ के आगोश में है, ये आप देख सकते हैं।
हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी से एक और जहां सैलानियों के चेहरे खिले हैं, तो वहीं सड़कों पर बर्फ जमने से गाड़ियों का आना जाना रुकने से सैलानियों की परेशानी भी बढ़ी है। कई जगह सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी दिखाई दे रही हैं और लोग पैदल ही एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं। दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक तो हिडिंबा टेम्पल की तस्वीर है, दूसरी वो तस्वीरें जहां पर गाड़ियां फंस गई हैं। और चूंकि अगर आप रास्ता तय करेंगे तो पूरा चढ़ाई वाला रास्ता होता है और ऐसे में इस रास्ते पर अगर गाड़ी फंस गई बर्फ के बीच तो वो अमूमन स्लिप करती है और स्लिप करने के साथ साथ अगर जाम लग जाए तो समझिए कितनी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ऐसे में कई गाड़ियां खराब भी हो जाती हैं तो दिक्कतें लोगों की और बढ़ गई होंगी। इन परेशानियों के बीच वहां पर पर्यटक पहुंच रहे हैं। दूसरी तस्वीर जो हिडिंबा टेम्पल के आसपास की आपको दिखा रहे हैं, वहां पर लोग आइस स्केटिंग कर रहे हैं, एक दूसरे पर गोले फेंक रहे हैं आइस के। लेकिन ये रास्ता तय करना जिनमें गाड़ियां रुक जाती हैं, आगे बढ़ जाती हैं, काफ़ी मुश्किल होता है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुई भारी बर्फबारी के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बर्फबारी के बाद पूरे इलाके में बर्फ की मोटी चादर बिछ गई, जिसके बाद लोगों का रास्तों से निकलना मुश्किल हो गया। बर्फबारी से पारा इतना गिर गया कि लोगों ने बाहर निकलना ही छोड़ दिया। तमाम सड़कें वीरान नजर आईं और बाजार बंद रहे। मुनस्यारी इलाके में हुई भारी बर्फबारी के बाद वहां सड़कें सूनी नजर आईं। पूरा शहर बर्फ की सफेद चादर में लिपट गया। घरों की छतें और पेड़ बर्फ से लद गए। बर्फबारी की वजह से लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो उत्तराखंड का पिथौरागढ़ का ये हिस्सा देखिए, पेड़, घर, पौधे, जो भी आपको वायरिंग की चीजें दिख रही हैं उन पर बर्फ की चादर नजर आ रही है और अभी भी ये बर्फबारी रुक नहीं रही है, ये लगातार हो रही है। ऐसे में जो यहाँ रह रहे लोग हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि खाने पीने का सामान हो या ज़रूरी काम से घर से बाहर निकलना हो, ये सब बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे में ज़्यादातर लोग अपने घर में ही कैद होने को मजबूर हैं, क्योंकि बाहर निकलने के बाद ये आलम है और रास्तों का तो कुछ अता पता ही नहीं है। जम्मू कश्मीर के डोडा में एक बार फिर जोरदार बर्फबारी हुई है, जिसके बाद पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका नजर आया। बर्फबारी की वजह से वहां ठंड भी बढ़ गई है। बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आई। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से इलाके की ज्यादातर सड़कें बंद हो गई। कुछ इलाकों में कई फीट तक बर्फ गिरने से लोग घरों में कैद हो गए। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से सड़कों पर सफेद चादर बिछी दिखाई दी। बर्फबारी से पारा इतना गिर गया कि लोगों ने बाहर निकलना ही छोड़ दिया है। तमाम सड़कें वीरान हैं। तो जम्मू कश्मीर के डोडा में भी आलम उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे ही है, बल्कि यहाँ तो और ज्यादा बर्फबारी देखने को मिल रही है। जो पेड़ हैं वो सफेद दिख रहे हैं, उनका जो असल रंग है हरा वो तो दिख ही नहीं रहा है, और जमीन की तरफ नजर डालेंगे तो वो पूरी की पूरी सफेद नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के चायन में भी सीजन की ताजा बर्फबारी हुई है। वहां पर मकानों, दुकानों और होटलों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी दिखाई दे रही है। कई जगह गाड़ियों पर भी बर्फ जमी है। सड़कों पर 2 से 3 फीट बर्फ जमी है, जिस वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। धर्मशाला में हुई बर्फबारी ने वहां ठंड बढ़ा दी है, जिसके बाद कई लोग वहां हुई बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। कुछ लोगों ने सड़क किनारे अपनी गाड़ियां खड़ी कर एक दूसरे पर बर्फ के गोले बनाकर फेंकने तो शुरू किए ही, किसी ने स्नोमैन बना दिया और उसी से मजे लिए। धर्मशाला में हुई ताज़ा बर्फबारी को देखने वहां बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं। वहां घूमने पहुंचे कुछ लोगों ने तो पहाड़ी गानों पर डांस करके खुशी जताई। कड़कड़ाती ठंड के बाद भी लोगों का जोश कम नहीं हुआ और सबने वहां जमकर मस्ती की। तो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश का वो हिस्सा जो इस वक्त भारी बर्फबारी का सामना कर रहा है। लोग अब यहाँ पर पहुंचे हैं। जो सैलानी पर्यटक वो सड़क के किनारे ही अपनी गाड़ी लगाकर इस तरह से इस स्नोफॉल का मजा ले रहे हैं। किसी ने आइसमैन बना दिया है और उसी को ही अपना मफलर, चश्मा और टोपी पहना दिया है। और रास्ते पर जगह जगह ऐसे पॉइंट्स सैलानियों ने खुद ही इजाद कर लिए हैं जहां पर वो मस्ती कर सकें। धर्मशाला के पर्यटन स्थलों पर नड्डी, धर्मकोट, स्तोबरी, गड़ू, धार, त्युंड
यहाँ पूरे का पूरे इलाके जो हैं वो बर्फबारी से भर चुके हैं। इस वक्त जो है वो ताज़ा बर्फबारी यहाँ पर हुई है। अभी भी देख सकते हैं यहाँ पर धुंध छाई हुई है और यहाँ पर अभी भी जो है वो बर्फबारी हो रही है। हालांकि नड्डी में फिलहाल जो है वो बर्फबारी रुक चुकी है, यहाँ पर बर्फबारी नहीं हो रही है, लेकिन ताज़ा बर्फबारी का लुत्फ आप भी तस्वीरों के जरिए उठा सकते हैं। ये धर्मशाला के पर्यटन क्षेत्र हैं जहाँ पर फिलहाल जो है वो ताज़ा बर्फबारी यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। फिलहाल यहाँ पर 3 से 4 इंच जो है वो बर्फबारी यहाँ रिकॉर्ड की गई है। तमाम जो वादियां हैं वो बर्फ की चादर ओढ़ चुकी हुई है। घाटी पूरी तरह से ठंड की आगोश में जा चुकी हैं। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो तो कहीं ना कहीं अपने घर की चार दीवारी के अंदर दुबके हुए पड़े हैं, लेकिन सैलानियों का जोश आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए किस तरह से ये सैलानी जो है तमाम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं। बहुत इंजॉय कर रहे हैं, हम देख सकते हैं। आप मेरे भाई आए हैं साथ में और देखा कि बर्फ पड़ रही है धर्मशाला में, तो इसलिए जो उधर आ गए हम। और तो कहीं फिसलन वगैरह तो नहीं, कहीं कोई डर तो नहीं, कोई चोट चाट लग जाए तो इसके लिए बहुत मतलब कि हम रास्ते में आ रहे थे तो उधर गाड़ी स्लिप कर रही थी, पैर फिसल रहे थे, पर फिर भी इंजॉय के चक्कर में हम इधर आ गए। और इस वक्त एक अहम खबर पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है, जहां हुगली में गंगा नदी के किनारे 2 दिन पहले मिले बम को बेकार करने के लिए उसमें एक धमाका कर दिया गया। सीआईडी की टीम ने यह धमाका किया, जिसकी आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई पड़ी, जबकि धमाके के बाद धुएं का गुबार पूरे आसमान में छा गया। धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज से कई मकानों की खिड़कियां और दरवाजे टूट गए, जिसके बाद इलाके के लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने पुलिस की 2 गाड़ियों में आग लगा दी। इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी आशिका जुड़ी हैं इस खबर पर। आशिका, अभी हालात क्या है वहां पर? जी, अभी भी वहाँ पर लोग जो हैं वो गुस्साए हैं। कई लोगों ने वहाँ पर जो पुलिस के दफ्तर हैं वहाँ पर प्रदर्शन किया, पुलिस कमिश्नर को घेर कर प्रदर्शन किया। कई घर जो हैं उनके घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ टूट गए, इतना जोरदार धमाका था। कई पुराने मकानों में दरारें आ गई हैं, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी को फूंका भी वहाँ पर। और मैं आपको बता दूं कि ये जो घटना हुई है, ये विस्फोट गंगा नदी के इस पार उत्तर 24 परगना के नैहाटी में हुआ है, जिसका असर गंगा नदी के उस पार हुगली के चुचुड़ा में भी पूरी तरह से देखा गया है। वहाँ भी घरों के शीशे, खिड़कियाँ टूट गए और पुराने मकानों में कई जगह पर दरारें भी देखी जा रही हैं। पुलिस वहाँ पर मौजूद है, लोगों को शांत कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोग बार बार यही मांग कर रहे हैं कि उनका जो घरों के शीशे टूटे हैं उसकी क्षतिपूर्ति दी जाए। लेकिन मंशा तो पुलिस की सही थी, ऐसे में लोगों का गुस्सा इतना बढ़ जाना ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। আগুন ধরিয়ে দেখো, এই সাইডটা দেখো, এই দেখো। इस वक्त की बड़ी खबर, नोएडा के एसएसपी वैभव कृष्ण को सस्पेंड कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वायरल वीडियो मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे नाराज चल रहे थे और बाकायदा उनके कहने पर, उनके निर्देश पर इस मामले को लेकर जांच भी चल रही थी और जो दस्तावेज थे, जो गुप्त दस्तावेज थे, उसके लीक होने के मामले को लेकर भी मुख्यमंत्री नाराज चल रहे थे और ये कयास लग रहे थे कि एसएसपी वैभव कृष्ण के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई। अजीत सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अजीत, ये कयास पहले से लगाए जा रहे थे जिस तरीके से मुख्यमंत्री नाराज चल रहे थे, और अब ये कार्रवाई सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए, बिल्कुल अभी जो खबर आई है सूत्रों के हवाले से कि एसएसपी नोएडा वैभव कृष्ण को निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही 14 आईपीएस अफसरों के तबादले भी कर दिए गए और खुद मुख्यमंत्री काफी नाराज थे, जिसको लेकर उन्होंने कहा था कि इन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसी आधार पर ये कार्रवाई की गई। और आज सुबह उन्होंने डीजीपी और पहुंच गृह को भी बुलाया था और बुलाने के बाद ये कहा था कि जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं और जिन लोगों पर आरोप लगे हैं, उन सभी लोगों को के जो है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। जिसके बाद ये सूची आई और इसमें अजय पाल शर्मा हो, चाहे एसएसपी गाजियाबाद सुधीर सिंह हो, सभी लोगों को हटा दिया गया और साफ तौर पर यह कहा गया कि अजय पाल शर्मा को जो है पीटीएस में भेज दिया गया, उन्नाव में भेज दिया गया। इसके अलावा जो सुधीर सिंह है उनको भी हटा दिया गया। तो 14 आईपीएस अफसरों को भी मुख्यमंत्री के निर्देश पर हटा दिया गया। सबसे 5 मिनट पहले ये सूची जारी हुई है और इसके पहले 2 बार आज मुख्यमंत्री ने पहुंच और डीजीपी को बुलाया, पहले लोक भवन में और उसके बाद फिर 5KD पर, और वहाँ ये एक्शन लिया गया। क्या इन दोनों ही मामलों में ये कार्रवाई हुई है या वजह और भी है?
देखिए बिल्कुल जो मेन वजह है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि इसकी पूरी रिपोर्ट हो, चाहे वायरल वीडियो की बात हो या अजयपाल शर्मा के ऊपर जो और सुधीर सिंह के ऊपर जो आरोप लगाए थे, सीधे तौर पर एसएसपी नोएडा वैभव कृष्ण ने उन सब चीजों की जांच रिपोर्ट मांगी गई थी। और ये भी कहा गया था कि कोड ऑफ कंडक्ट, अगर आप किसी गोपनीय पत्र को लीक करते हैं तो आपके ऊपर आरोप बनते हैं, जो सर्विस नियमावली है उसके आधार पर कार्रवाई की गई है। तो निश्चित तौर पर ये बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से और एक मैसेज भी है मुख्यमंत्री योगी की तरफ से कि अगर आप इस तरह की चीजों में लिप्त रहेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन सभी अफसरों को हटा दिया गया है जिन्होंने इस पूरी कार्रवाई में जिनका नाम था, जिनके ऊपर आरोप थे या जिन्होंने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए थे, दोनों पक्षों को हटा दिया गया है। यानी अजीत जांच पूरी होने के बाद ये कार्रवाई हुई है, लेकिन एसएसपी वैभव कृष्ण की तरफ से भी कहा जा रहा था क्योंकि उन्होंने एक लिस्ट सौंपी थी, उसके बाद उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हो सकती है, इस तरह की दलील उनकी सामने भी आई, उनकी तरफ से भी सामने आई थी। अब कार्रवाई के बाद क्या उनकी तरफ से भी कोई रिएक्शन इस पर? देखिए कोई रिएक्शन अभी तक नहीं आया और हमारे हिसाब से आना भी नहीं थी, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट के आरोप में पहले ही ये सभी लोग घिर चुके हैं और सबके खिलाफ शिकायत की गई थी मुख्यमंत्री दफ्तर से और गृह विभाग में, और वो पत्र लीक हो गया था, लिहाजा कोड ऑफ कंडक्ट भी बनता है। तो निश्चित तौर पर ये कार्रवाई मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है, जो एक नजीर के तौर पर भी दी गई है। बिल्कुल, तो एक नज़ीर के तौर पर मुख्यमंत्री ने पहले ही साफ तौर पर कह दिया कि अगर इस पूरी जांच में आरोप साबित होता है तो कार्रवाई होगी, लिहाजा अब एसएसपी को सस्पेंड कर दिया गया है, वैभव कृष्ण को सस्पेंड कर दिया गया है। वापस आते हैं उत्तराखंड की खबरों की तरफ। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालांकि मौसम विभाग ने भारी बर्फबारी की आशंका को देखते हुए पहले ही रेड अलर्ट जारी किया था, जो सही भी साबित हुआ। और देहरादून के पास त्यूनी में तो बर्फबारी ने पिछले 29 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1991 के बाद त्यूनी में पहली बार बर्फ गिरी, जिसके बाद ही राज्य के ऊंचे इलाके तो कई फीट बर्फ गिरने की वजह से पूरी तरह सफेद चादर से ढक गए। भारी बर्फबारी की वजह से सैकड़ों गांवों को दूसरे इलाकों से संपर्क उनका कट गया है। कई सड़कें बंद हैं। हालांकि तमाम परेशानियों को नजरअंदाज कर सैलानी बड़ी संख्या में बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंचे हैं। तो त्यूनी उत्तराखंड का वो इलाका जहां पर वर्षों बाद इस तरह का मंजर देखने को मिला है। लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ी हैं, लेकिन सैलानी तो यहां पहुंचते ही इस मौसम का लुत्फ उठाने के लिए हैं, तो फिर वो इस तरह से नाच गाना कर इस मौसम का मजा ले रहे हैं। सारे जो है कि मकान ये बर्फ़ से भरी जा रही है और बहुत परेशानी में है। थाने में रहते हैं जो है कि गाय भैंसों को भी पालना मुश्किल हो गया है। आप देख रहे हैं मेरी गाड़ी में जाता हूँ अपनी कार लेके, लेकिन चढ़ नहीं पा रही गाड़ी, फिसलन हो रही। 2-3 बार मैंने ट्राई भी किया, बड़ा रिस्की हो रखा मामला। और इससे क्या होगी, सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, तमाम पूरी कनेक्टिविटी, क्योंकि जो रोड है यहाँ कनेक्टिविटी है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी भारी बर्फबारी ने वहां के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। बर्फबारी का सबसे ज्यादा बुरा असर प्रदेश के चमोली जिले पर पड़ा है, जहां कई इलाकों में देर रात से सुबह तक बर्फबारी होती रही। लेकिन जब बर्फबारी रुकी तो कोहरे ने चमोली के ऊपरी इलाकों में कहर बरपाना शुरू कर दिया, जिससे तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई। बर्फ से वहां की सड़कें ढक गई हैं और पेड़ भी पूरी तरह बर्फ से लदे हुए हैं। वहां के मकानों, पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। सड़कों पर 2-3 फीट तक गिरी बर्फ के बीच कुछ लोग चलते भी नजर आए। वहीं कुछ लोग अपने घरों की छतों पर जमी बर्फ को हटाते भी दिखाई पड़े। बर्फ इतनी पड़ी कि छत के ऊपर रखी एक कुर्सी भी जम गई। हालात इतने खराब हो गए कि बर्फबारी की वजह से सड़क पर फिसलन बढ़ गई है और गाड़ियां फंसने लगी हैं। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में पहाड़ी इलाकों में और बर्फबारी का अनुमान जताया है। जनपद चमोली में लगातार बारिश व बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी के चलते जहां ऊंचाई वाले इलाकों में आम जनजीवन प्रभावित हो गया है, तो निचले इलाकों में बारिश से कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। जनपद में लगभग 150 से अधिक ऐसे गांव हैं जो इस वक्त बर्फ से प्रभावित हो चुके हैं और लगभग 1 दर्जन से अधिक सड़कें ऐसी हैं जो बर्फबारी के चलते बंद हो चुकी है। लगातार जिस तरीके से मौसम का मिजाज बदलता जा रहा है, उससे लगता नहीं कि लोगों की परेशानी जल्दी खत्म होने वाली है। प्रभात पुरोहित, न्यूज़ 18 चमोली। रामणी गांव जा रहा था और आप देख रहे हैं मेरी गाड़ी में जाता हूँ अपनी कार लेके, लेकिन चढ़ नहीं पा रही गाड़ी, फिसलन हो रही। 2-3 बार मैंने ट्राई भी किया, बड़ा रिस्की हो रखा मामला। और इससे क्या होगी, सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, तमाम पूरी कनेक्टिविटी, क्योंकि जो रोड है यहाँ कनेक्टिविटी है। इसमें उत्तराखंड में चंपावत के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में पिछले कई घंटों से बर्फबारी जारी है। चंपावत में नए साल की ये पहली बर्फबारी है। चंपावत के लोहा घाट, खेतीकान समेत एबर्ट माउंट इलाकों में बर्फबारी जारी है। पेड़ों और मकानों पर बर्फ की सफेद चादर दिखाई दे रही है। मकानों और होटल के बाहर खड़ी गाड़ियां बर्फ से ढकी दिखी।
कई जगह तो सड़कों पर 2 से 3 फीट बर्फ जम गई, जिससे गाड़ी चलाने वालों को परेशानी हो रही है। उत्तराखंड के नैनीताल में भारी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद पूरा नैनीताल बर्फ की सफेद चादर में लिपटा दिखाई दिया। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। मकान और होटल बर्फ से ढके हुए दिख रहे हैं, तो वहीं सड़कों पर भी बर्फ जमी दिख रही है। नैनीताल के मॉल रोड पर सैलानी नाच गाकर बर्फबारी का मजा लेते दिखाई दिए। नैनीताल शहर पर कई सालों के बाद कुदरत मेहरबान हुई है और करीब 4-5 साल के बाद शहर में इस तरह से बर्फबारी हुई है। और ये देख सकते हैं कि जिस तरह से कल रात भारी बर्फबारी हुई है, उससे पूरा जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा हैं पर्यटकों को भी। जो माल रोड है वहाँ पर इस तरह से जो नज़ारा है वो है, और आगे देख सकते हैं कि गाड़ियाँ किस तरह से फंसी हुई हैं। और यहाँ पर जो स्नोफॉल हुआ है उसके बाद पर्यटक काफ़ी ज़्यादा आए हैं। कहाँ से आए हैं, क्या मिला है यहाँ आके? सीतापुर यूपी से आए हुए हैं। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बर्फ पड़ रही है तो बहुत सालों बाद ऐसी बर्फ देखी। सोचा था आप लोगों ने यहाँ पे स्नोफॉल मिलेगा? थोड़ा सोचा था, लेकिन इतना माल रोड पे मिलेगा ये नहीं सोचा था। बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत मस्ती हो रही है सब। क्या लगा यहाँ आके? बहुत अच्छा। मैंने रात को बहुत मस्ती की। रात में जब स्नोफॉल हुआ उसके बाद किस तरह मस्ती की है आप लोगों ने? रोड पे डांस करके मस्ती की है। अगर एक साथ आप इस मौसम के लिए कुछ कह पाएंगे? बहुत तो ये कहा जा सकता है कि पर्यटक जिस तरह से पूरे मौसम को लेकर उत्साहित हैं, और स्थानीय स्तर पर दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। ये जो गाड़ियां हैं वो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर फंसी हुई है, कल रात देर रात से। और जो शहर में पानी की काफ़ी दिक्कतें हैं, बिजली की काफ़ी दिक्कतें हैं। स्थानीय स्तर पर जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। ये कहा जा सकता है कि पर्यटकों को ये मौसम सुहावना लग सकता है, लेकिन स्थानीय स्तर पर मुसीबत भी बर्फबारी लेकर आई है। खेल जगत से जुड़ी ये जरूरी खबर। टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री ने न्यूज़ 18 से बातचीत में धोनी के क्रिकेट करियर पर एक बड़ा बयान दिया है। रवि शास्त्री के मुताबिक महेंद्र सिंह धोनी जल्द वनडे क्रिकेट से संन्यास ले सकते हैं। रवि शास्त्री ने कहा कि धोनी खुद को टीम पर थोपने वालों में से नहीं है। रवि शास्त्री ने दावा किया कि धोनी IPL खेलेंगे और जल्द वनडे क्रिकेट से संन्यास ले सकते हैं। And at his age, I think probably the only format he would want to play is T20 cricket, which means he will have to start playing again, get into the groove, because he's definitely going to play the IPL, and see how his body reacts. Now, one thing about Dhoni, I'll tell you, he will never ever impose himself on the team. खबर गुजरात से, जहां गिर में शेर और शेरनी की लड़ाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखा कि शेरनी ने शेर के चेहरे पर कई बार पंजे से हमला किया और दहाड़ लगाई। शेरनी के इस हमले का शेर ने भी जवाब देने की कोशिश की, लेकिन शेरनी इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि शेर हमला नहीं कर पाया। हालांकि थोड़ी देर बाद दोनों का गुस्सा शांत हो गया, लेकिन इस दौरान वहां मौजूद पर्यटकों की भीड़ में दहशत फैल गई। गाड़ियों पर सवार पर्यटक काफी दूर रुक गए और वहां से शेर और शेरनी की लड़ाई देखते रहे। में केजरीवाल का भी जोड़ है, मोदी जी का भी जोड़ है। कांग्रेस जीतेगी। He has worked a lot. Like he has totally changed the condition of the government schools. बहुत सारे ऐसी बातें की हैं, सारे बातें झूठे हो गए हैं उनके। अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा जाता है कि वो भी काम कर रहे होंगे। सबके अपनी अपनी चॉइस है। मुझे तो बीजेपी अच्छी लगती है, मोदी जी बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। मेरे पीछे आप भीड़ देख रहे हैं, आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि आखिर ये कौन सा बाजार है। मैं आपको बता देता हूँ, ये सदर बाजार है। और आप जरा एक बार यहाँ भीड़ देख लीजिए। सदर बाजार जहाँ कहा जाता है सुई से लेकर हवाई जहाज तक मिलता है। और सदर बाजार के दिल में क्या है, दिल्ली की सेल्फी के तहत हम यह बताएंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ बात करने के लिए। ये देखिए क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार।
दिल्ली में भाई साहब अभी हम क्या बताएं आपको, कुछ मिली-जुली सरकार ना बन जाए इस साल। जैसे दिल्ली में काम कर रहे हैं केजरीवाल साहब, हमारे सीएम साहब, उस हिसाब से तो यह है कि केजरीवाल सरकार आनी चाहिए। केजरीवाल सरकार आनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं केजरीवाल जी को आना चाहिए, लेकिन जो हरदीप पुरी जी ने सीलिंग वगैरह के लिए जो आश्वासन दिया है, कल लिखित में दिया है कि आपकी 9000 दुकानें जो सील हुई हैं वो हम खुलवा देंगे, उससे हमें थोड़ा लगता है कि हाँ भाई उसमें बीजेपी का भी थोड़ा हाथ होना चाहिए जो है। आपके हिसाब से कौन आ रहा है इस बार? हम कैसे कह रहे हैं भाई साहब कौन आ रहा है, हमारे को तो काम चाहिए, कोई सरकार आए। इस सरकार ने काम नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया। मैं आपकी क्या राय है, आप बताइए। नहीं, काम तो किया है लेकिन इन्होंने बहुत स्लो किया है। अभी आप देखो ना, यहाँ सीवर की इतनी प्रॉब्लम है सदर बाजार में जो है, पूरे लोगों की दुकानों के अंदर गंद पड़ा हुआ है। यहाँ पे 2-2 फुट पानी होता है रोज सवेरे शाम को। यहाँ हमारे एमएलए साहब आए थे, हमने उनको दिखाया, उन्होंने आश्वासन दिया ये ठीक होगा, कोई खड्डा नहीं भरा गया 5 साल में। सर ऐसे नहीं है, देखो यहाँ काम हो रहा है लेकिन कम हो रहा है। देखो इमरान हुसैन ने बोला है